तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए फिर से एक नया करंट का टॉपिक लेके आई हूँ। जो नई शिक्षा नीति 29 जुलाई को हमारे जो शिक्षा मंत्री है, मतलब हमारे जो HRD मिनिस्ट्री है, मानव संसाधन और विकास मंत्री, उन्होंने जो घोषित की है नई शिक्षा नीति, तो वो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कि एक बार इतना डिटेल से इस वीडियो में मैं नहीं बताऊँगी। एक बार जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनके लिए बेसिक चीज़ें लेके आई हूँ। आगे एक वीडियो और बनाऊँगी मैं इसका, जिसमें हम जानेंगे कि इससे क्या लाभ होगा, किस स्तर पर क्या असर पड़ेगा, है ना, क्या इसकी हानियाँ होंगी, है ना, और किस तरह से ये काम करेगी, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज हम इस शिक्षा नीति की बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे और जिनमें भी मुख्यतः अपन फैक्चुअल चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नई शिक्षा नीति आई है और वो भी बहुत सालों बाद। तो ऑब्वियसली अगले आने वाले 1-2 साल में इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। 1-2 साल का लगभग 5-6 सालों तक इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो वर्तमान शिक्षा नीति की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमें बिल्कुल अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं नई शिक्षा नीति 2020। ठीक है। 29 जुलाई को मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और IB मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। तो इम्पोर्टेंट बात है कि 29 जुलाई को कैबिनेट की मंजूरी मिली और इसमें हमारे जो शिक्षा विभाग है हमारा, वो मानव संसाधन और विकास मंत्री जो है, मंत्रालय जो है, इसके अधीन ही आता है। तो उसके मंत्री वर्तमान में हैं हमारे रमेश पोखरियाल। तो ये भी याद रखनी है दोस्तों कि शिक्षा नीति बनाने के वक्त हमारे शिक्षा मंत्री या फिर मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल थे। किस दिन कैबिनेट की मंजूरी मिली? 29 जुलाई को मंजूरी मिली। ठीक है। अब जो नई शिक्षा नीति है उसे हम बोल रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, है ना। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे मैं NEP इसके लिए लिख रही हूँ। और जो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इसको मैं लिख रही हूँ यहाँ पे HRD। ठीक है। तो NEP में मतलब नई शिक्षा नीति में HRD मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात तो ये है दोस्तों, जो कि पहली हमारी शिक्षा थी वो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के अधीन आती थी। अब इसी पूरे मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। यह नीति देश में स्कूल व उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करेगी। स्कूल्स में और उच्च शिक्षा में, दोनों में दोस्तों क्रांतिकारी परिवर्तन इस शिक्षा नीति के द्वारा आएंगे। शिक्षा का नया स्कूली पाठ्यक्रम 5+3+3+4 शुरू किया जाएगा। देखिए दोस्तों, पहले जो अभी तक हमारा जो स्कूली पाठ्यक्रम चला आ रहा है उसे अपन बोलते हैं 10+2 पाठ्यक्रम, है ना। मतलब 10वीं तक अपन नॉर्मली सभी विषयों का अध्ययन करते हैं और जैसे ही हम 11th में होते हैं अपने स्ट्रीम चुन लेते हैं, हम आर्ट्स ले रहे हैं, हम साइंस ले रहे हैं, हम कॉमर्स ले रहे हैं, है ना। तो इसे हम बोलते हैं 10+2 स्ट्रीम, है ना, मतलब 10+2 पाठ्यक्रम। लेकिन अब इसको बदल के 5+3+3+4 कर दिया गया है। मतलब शुरू के 5 साल में तो प्राइमरी अध्ययन होगा, फिर 3 साल मतलब 6, 7, 8 होंगी, और फिर दोस्तों 3 साल की होगी 9th, 10th और 11th। 9th में ही अब हमको स्ट्रीम चुनने पड़ेंगे और फिर 4 साल की होगी कॉलेज। इस तरह से पूरे पाठ्यक्रम का तो दोस्तों 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, वही 15 साल पहले थे और वही 15 साल अब है ना। लेकिन इसका मतलब ये, जैसे पहले 10+2 हुआ करता था, उसको अब बदल के अलग अलग भागों में बांट के 5+3+3+4 शुरू कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। NEP 2020 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देना। अब दोस्तों की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें जो बदलाव हुए हैं उनमें मुख्य है कि छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देना। अभी तक क्या होती थी हमारी शिक्षा दोस्तों? किताबी शिक्षा होती थी। हमें व्यवसाय का, अब आपने कहीं पढ़ा है कि हमें 12th तक व्यावसायिक कोई भी ज्ञान दिया जाता है ना। वो तो बाद में हम कॉलेज जब करते हैं तो हम अगर IIT कर रहे हैं या फिर BTech कर रहे हैं, उसमें हमें तकनीकी ज्ञान भले ही प्राप्त हो जाए, वो भी अगर हम स्ट्रीम चुनते हैं तो, है ना। लेकिन 12th तक तो हमें किताबी ज्ञान ही प्राप्त होता है ना। तो अब उस किताबी ज्ञान के साथ साथ हमें व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया जाएगा। मतलब एक एक कौशल हर एक बच्चे में विकसित किया जाएगा कि अगर उसे नौकरी नहीं भी मिलती है तो उसमें इतना हुनर होगा कि वो अपना जीविकोपार्जन अच्छे से कर सके। दूसरा है शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति देना। दोस्तों एक समय हुआ करता था जब भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जिसमें है ना विदेशों से जो बच्चा आके यहाँ पढ़ा करते थे। उस जमाने में बौद्ध धर्म की शिक्षा भारत में ग्रहण किया करते थे, है ना। लेकिन आज
माहौल ये है कि हमारे इंडिया वाले विदेशों में जा जाकर, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वहाँ जा जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो अब होगा ये कि जो भी ये बड़े बड़े विदेशी विश्वविद्यालय जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हो गया, है ना, ये अगर भारत में अपनी ब्रांचेस खोलना चाहे तो भारत इनको अब तक अनुमति नहीं थी, लेकिन अब इनको अनुमति दी जाएगी, है ना। तो कैंपस स्थापित करने की अनुमति देना आदि को शामिल करते हुए भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना इसका लक्ष्य माना गया है। तो लक्ष्य क्या माना गया है कि भारत को वैश्विक मतलब ग्लोबल एजुकेशन की महाशक्ति बनाया जाए, कि जो अपनी वैल्यू नालंदा विश्वविद्यालय के समय में थी वैसी ही इंडिया में फिर से वैसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित की जाए कि हम लोगों को विदेश ना जाना पड़े, बल्कि विदेशों के बच्चे यहाँ आके पढ़ने के लिए उत्साहित हों। 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थान बहुविषयक होंगे, जिनमें प्रत्येक का लक्ष्य 3000 या अधिक छात्र होंगे। अब दोस्तों 2020 में यह नीति आई है, 22 के लगभग यह लागू हो जाएगी, और लक्ष्य रखा गया है कि 2040 तक जो उच्च शिक्षा संस्थान है, मतलब कॉलेज जो होते हैं और जो आईआईटी होते हैं, है ना, बीटेक, ये सब जो उच्च शिक्षा संस्थान होते हैं, इनको बहुविषयक बनाया जाएगा। जैसे कि अब अपन किसी आईआईटी जैसे मद्रास आईआईटी, दिल्ली आईआईटी, इनमें प्रवेश ले रहे हैं तो इनमें सिर्फ हमें तकनीकी शिक्षा ही दी जाती है, लेकिन बहुविषयक मतलब कि अब ऐसे विश्वविद्यालय होंगे जिनमें ना कि सिर्फ आईआईटी में तकनीकी शिक्षा दी जाएगी, वहाँ कला विषयों की भी शिक्षा दी जाएगी, वहाँ बायोलॉजी की भी शिक्षा दी जाएगी। सभी विश्वविद्यालय ऐसे होंगे जो किसी एक स्पेशल क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि उनमें सारे विश्वविद्यालयों को, जो भी हायर एजुकेशन है अपने, मतलब हायर इंस्टीट्यूट्स हैं अपने, उनमें सभी विषयों को बहुविषयक, है ना, एक विषय ही नहीं पढ़ाया जाएगा, सारे विषय अब उसमें पढ़ाए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक का लक्ष्य 3000 या अधिक छात्र होंगे। मतलब एक मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट में 3000 बच्चे तो होने ही चाहिए, उससे ऊपर हों तो और भी बेहतर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया चलाई गई, जिसमें 2 कमेटी मुख्य हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात अपनी शिक्षा नीति की यही है कि शिक्षा नीति बनाने के लिए इतनी बड़ी परामर्श, इतने ज़्यादा लोगों से कहा जा रहा है कि लगभग 2 लाख स्रोतों से परामर्श लिया गया है। ऐसे नहीं है कि 2 लोगों को बिठा दिया और उन्होंने शिक्षा ये नीति बना दी, बहुत सारे, इवन पंचायती राज, सरपंचों से, नगर पालिकाओं से, हर एक जगह से कि जो भी कोई सुझाव दे सकता है, सारे सुझाव इकट्ठे किए गए हैं और फिर यह शिक्षा नीति बनाई गई है। इनमें 2 कमेटी मुख्य रूप से बनाई गई थी दोस्तों। पहले बनाई गई थी सुब्रमण्यम कमेटी, और वर्तमान में जो शिक्षा नीति मतलब जिसकी अध्यक्षता में बनी है वो है डॉक्टर DR कस्तूरीरंगन कमेटी, है ना। तो ये 2 कमेटी याद रखेगा, इनका योगदान मुख्य है, बाकी और भी बहुत सारे सोर्स से सुझाव और परामर्श प्रक्रिया इसमें दी गई है। ये तो है बेसिक चीज़ें। अब देखते हैं कि क्या तो इससे उच्च शिक्षा में बदलाव हो रहा है, क्या इससे स्कूली शिक्षा में बदलाव हो रहा है। बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। उच्च शिक्षा में ये बदलाव, उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प होगा। दोस्तों पहले क्या होता था, उच्च शिक्षा का मतलब यहाँ है कि जैसे जी ये मैंने आपको बताया 5+3+3+4, तो 5वीं तक तो प्राइमरी हो जाएगी, फिर 6, 7, 8वीं पढ़ ली, फिर 9वीं, 10वीं, 11वीं पढ़ ली। अब 11वीं के बाद में जो 4 साल होगा वो उच्च शिक्षा को ही दिया जाएगा। तो उच्च शिक्षा के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट। पहले क्या होता था कि जैसे किसी ने ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में प्रवेश लिया और बाय द वे घर की सिचुएशन ऐसी हो गई या कुछ भी उसके साथ हो गया और उसने फर्स्ट ईयर के बाद में जैसे कॉलेज छोड़ दी, तो उसको तो कोई डिग्री नहीं मिलती थी, हमें 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करना ही पड़ता था, है ना। तो ऐसा होता था। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों कि अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, मतलब अगर हम 1 साल बाद में कॉलेज छोड़ते हैं तो जैसे हमें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अगर हम 2 साल बाद में कॉलेज छोड़ते हैं तो हमें डिप्लोमा दिया जाएगा, अगर हम 3 साल बाद कॉलेज छोड़ते हैं तो अपना हमें डिग्री दी जाएगी बैचलर्स की। लेकिन सरकार ने बोला है कि ये ज़रूरी किया जाएगा कि 4 साल तक बच्चे अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करें, अधिकाधिक जोर इस पे दिया जाएगा। लेकिन किसी भी निजी कारणों से वो अगर छोड़ते हैं तो उनको भी इस तरह की डिग्रियां दी जाएंगी। हायर एजुकेशन हेतु एक ही रेगुलेटर, अब जितनी भी हायर एजुकेशन संस्थाएं हैं दोस्तों उनको मतलब नियमित करने के लिए एक संस्था बनाई जाएगी जिसका नाम हम आगे पढ़ेंगे। मतलब अब जितनी भी सारे हायर एजुकेशन हो अलग अलग संस्थाओं के अधीन न होकर एक ही संस्था के अधीन होंगे। लेकिन
इसमें लीगल और मेडिकल एजुकेशन शामिल नहीं होंगे। दोस्तों लीगल और मेडिकल एजुकेशन मतलब एक तो जो मतलब एमबीबीएस करते हैं वो वाले बच्चे, और एक जो लीगल मतलब कानूनी पढ़ाई पढ़ते हैं वो वाले बच्चे, है ना, ये इसमें शामिल नहीं होंगे। जो ये एक मतलब इन सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए जो हायर एजुकेशन कमेटी एक बनाई जाएगी, मतलब एक संस्था जो बनाई गई है, इससे बाहर रखा गया है लीगल और मेडिकल एजुकेशन को। बाकी सभी प्रकार की उच्च शिक्षाएँ उसी एक संस्था के अधीन में होंगी। सरकारी और प्राइवेट शिक्षा के मानक अब समान होंगे। अब सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सेम पैटर्न उनके होंगे। एनआरएफ मतलब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। दोस्तों बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए भी एनआरएफ की स्थापना की जाएगी। शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा। तकनीकी ज्ञान हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाएगा। दोस्तों किताबी ज्ञान के अलावा तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा हमारे यहाँ पे अब दिया जाएगा। 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्सेज शुरू, यही नहीं इसके अलावा डिजिटल शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। और इसके लिए क्या किया जा रहा है कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई कोर्सेज, अब तक तो हमें हिंदी या इंग्लिश में ही ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध होते थे। अब नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग क्या होगा कि क्षेत्रीय भाषा, लगभग 8 क्षेत्रीय भाषा अभी चुनी गई हैं जिनमें भी हमें ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मतलब ई कोर्सेज उपलब्ध होंगे। ठीक है, ये तो उच्च शिक्षा में बदलाव हो गए। अब है स्कूली शिक्षा में बदलाव। 3 से 6 साल तक के बच्चे, दोस्तों हमने जो शुरू में पढ़ा है 3 से 6 साल तक के बच्चे, उनके लिए क्या होगा, अर्ली चाइल्डहुड मतलब जो 5+3+3+4 ऐसे पढ़ा था, तो जो 5 साल तक की शिक्षा है उसमें 3 से 6 साल तक के बच्चे आएंगे। इन हेतु अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, मतलब इनको अब स्कूल के जैसे ट्रीट नहीं किया जाएगा, इनको अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा। इस हेतु अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन स्थापित किया गया है। स्कूली शिक्षा वो हमने पढ़ लिया, 5+3+3+4 पर स्कूली शिक्षा बनेगी। बच्चों हेतु कौशल और कोडिंग कोर्स शुरू हो जाएंगे। दोस्तों शुरू में ही मतलब 5th क्लास, ये जो 5 साल की शिक्षा हमारी ये हो जाएगी, मतलब 5 साल तक तो ये है कि प्राइमरी शिक्षा होगी, लेकिन जैसे ही हम लोग 8th में होंगे तभी से बच्चों के लिए कौशल और कोडिंग कोर्स, मतलब कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट उनमें करवाया जाएगा। कोडिंग कोर्स मतलब डेटाओं से रिलेटेड कोर्स, मतलब कोडिंग कैसे होती है ये सब ज्ञान भी उन्हें देना शुरू कर दिया जाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ मेन करिकुलम में शामिल होंगी। जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में क्या हो गया, करिकुलम में तो हमारा पाठ्यक्रम आता है किताबों वाला, इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम मतलब स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा है, फंक्शन हो रहा है ना, डिबेटिंग कोई प्रतियोगिता हो रही है, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो रही है, कोई डांसिंग हो रहा है, तो इनको भी अब मेन करिकुलम में ही शामिल किया जाएगा। मतलब इनका इम्पोर्टेंस भी उतना ही होगा जितना कि पाठ्यक्रम का होता है, मतलब किताबी ज्ञान का होता है। वोकेशनल शिक्षा पर जोर दी जाएगी। वोकेशनल शिक्षा होती है दोस्तों व्यावसायिक शिक्षा, है ना, बच्चों को किताबों से बाहर निकालकर व्यवसायी बनाने पर जोर दिया जाएगा कि वो अपने आप में एक कौशल बना सके, एक रोज़गार के लायक खुद को बना सकें। बोर्ड एग्ज़ाम 2 भागों में होंगे। दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम को ख़त्म नहीं किया गया है, बोर्ड तो होंगे लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न बदल दिया जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम अब 2 भागों में होंगे, जैसे प्री बोर्ड होगा फिर फाइनल बोर्ड होगा, ऐसे कुछ करके, मतलब अभी इसका डिटेल नहीं आया है, लेकिन ये है कि बोर्ड ख़त्म नहीं किए गए हैं लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम्स के पैटर्न बदल दिए गए हैं। रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स भी शामिल होगी। पहले जैसे अपना रिपोर्ट कार्ड आता था स्कूल का, उसमें क्या होता था कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने जैसे कि किताब में हमने पढ़ा और पेपर दिया, उसमें कितने नंबर आए वही रिपोर्ट कार्ड में शामिल होता था। अब लाइफ स्किल्स भी शामिल हो गए कि बच्चे का स्किल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है, बच्चा स्पोर्ट्स में कैसा है, ये सारी चीज़ें भी अब रिपोर्ट कार्ड में शामिल होंगी। साल 2030 तक हर बच्चे हेतु शिक्षा सुनिश्चित हो, ये हमारा लक्ष्य है कि 2020 की नीति के अनुसार 2030 तक हर बच्चा स्कूल में हो, ये हमारा लक्ष्य होगा। स्कूल, अब जो अपन ने वोकेशनल शिक्षा पढ़ी वो क्या होती है, स्कूल लेवल पर वोकेशनल स्टडी, इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि ग्रेड 6 मतलब 6वीं से 8वीं के दौरान राज्यों और स्थानीय समुदायों द्वारा तय किए गए व्यावसायिक शिल्प जैसे कि बढ़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि का नमूना देना। मतलब 6वीं क्लास से ये शुरू हो जाएगा वोकेशनल ट्रेनिंग। इसमें क्या होगा, जैसे हमारी स्कूल में एक क्लास ऐसी होगी जिसमें हमें बढ़ईगिरी, मतलब बढ़ईगिरी क्या होते हैं, जो ये लकड़ी का काम करते हैं वो वाले, इसके अलावा बिजली का काम भी हमें सिखाया जाएगा, धातु बनाने का, धातुओं से रिलेटेड काम जैसे सुनार वगैरह होते हैं ना, गहने बनाते हैं, वो उसकी क्लासेस भी हमारी लगेंगी, बागवानी भी लगेगी, गार्डनिंग वगैरह, मिट्टी के बर्तन बनाना,
मतलब जिस सोसाइटी में जो काम वहाँ पे उपलब्ध है, वहाँ के स्थानीय लोगों को बुला के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी हर दिन। तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि बच्चे हर ऐसे कामों में भी निपुण हो जाएंगे। ये नहीं पता होता ना, किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट किसी भी काम में जग सकता हो सकता है किसी को मिट्टी के खिलौने बनाने में बहुत इंटरेस्ट आए और वो उसमें दक्ष हो जाए, है ना। हो सकता है किसी को बिजली के काम बनाने में बहुत इंटरेस्ट हो, वो बचपन से मशीनें बनाने लग जाए। इसलिए ऐसी वोकेशनल स्टडी पे अब जोर दिया जाएगा। 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा हेतु सक्षम बनाना। और 2025 तक ऐसा होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य ये है कि 2025 तक स्कूल्स के लगभग 50% बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जा चुकी हो, मतलब वे व्यवसाय करने में सक्षम हो चुके हों। स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञ जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ 6वीं 8वीं से 10वीं की पढ़ाई के दौरान 10 दिन का बैगलेस पीरियड होगा। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर एक कक्षा में 10 दिन बिना बैग के बच्चों को बुलाया जाएगा। और ऐसी ही शिक्षा जैसे कि बढ़ई गिरी हो गया, माली हो गया, मतलब माली क्या सिखाएगा, पौधारोपण करना सिखाएगा हमें, है ना, पौधों का पालन पोषण करना सिखाएगा। कुम्हार क्या सिखाएगा, मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाएगा। और अन्य किसी भी, जैसे किसी चित्रकार को बुला लिया, है ना, किसी मैकेनिक को बुला लिया। ये सभी प्रकार की कक्षाएं हमें 10 दिन का जो बैगलेस पीरियड होगा उसके दौरान हमें ये सभी प्रकार की चीज़ें सिखाई जाएंगी। अब जो हमने पहले पढ़ा था कि उच्च शिक्षाओं के लिए एक नियामक आयोग होगा, सभी शिक्षाओं के लिए एक लीगल और एक मेडिकल एजुकेशन को छोड़ के, तो वो दोस्तों HEIC मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कमीशन या काउंसिल ऐसे नाम से एक नियामक आयोग बनाया गया है, संपूर्ण उच्च शिक्षा हेतु सामान्य नियामक आयोग, जिसका नाम रखा गया है HECI। दोस्तों ये हम आगे जब एक और मैं वीडियो लेके आऊँगी डिटेल में इनके बारे में पढ़ लेंगे। यहाँ मैंने बेसिक चीज़ें लिखी हैं, है ना, तो अपन को एक बार बेसिक याद कर लेते हैं, फिर अपन आगे डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ लेंगे। तो HECI के 4 स्वतंत्र निकाय क्षेत्र होंगे कि नियमन हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद। नियमन मतलब इनको रेगुलेट करने के लिए, ये भी जो सारी संस्थाएं आएंगी उनके नियम मतलब किस तरह से वो चल रही हैं, क्या इनके लिए नियम बनाने हैं, इसके लिए तो एक होगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद, है ना। फिर है मानक सेटिंग्स के लिए सामान्य शिक्षा परिषद, इनके लिए क्या मानक डिसाइड करना है, किस तरह का पाठ्यक्रम डिसाइड करना है, उसके लिए सामान्य शिक्षा परिषद, है ना। और वित्त हेतु उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, इनके लिए पैसे कहाँ से आने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, उस हेतु उच्च शिक्षा अनुदान परिषद। और मान्यता देने हेतु क्या होगा, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। ऐसे जो ये HECI है ये 4 भागों में बटा होगा और ऐसे ऐसे ये लोग काम करेंगे। विकलांग बच्चों हेतु भी थोड़े से विशेष प्रयास इस अपनी नीति में किए गए हैं। वो क्या है, क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण दिया जाएगा। विकलांग और दिव्यांग जो बच्चे हैं उनको क्रॉस मतलब स्पेशल ट्रेनिंग बचपन से ही देना स्टार्ट हो जाएगा। संसाधन केंद्र, इनको मतलब स्पेशल एजुकेशन देने के लिए संसाधन केंद्र होंगे। आवास की भी व्यवस्था होगी, सहायक उपकरण भी इनको उपलब्ध करवाए जाएंगे और उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, इनको जिस तरह के टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो वैसे उपकरण इनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। और इनके अनुरूप शिक्षण व्यवस्था से उन्हें नियमित स्कूलिंग में भाग लेने हेतु सक्षम बनाया जाएगा। मतलब ऐसी मतलब जो टीचर्स होंगे वो दिव्यांग बच्चों के साथ विशेष सिंपैथी वाला और स्पेशल व्यवहार करें, ऐसा वातावरण उनको उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि शिक्षा में नियमितता उनकी बनी रहे। शिक्षा पर समस्त GDP का 6% अब खर्च किया जाएगा। दोस्तों आज से पहले शिक्षा पर अपने 4.43 निश्चित था, लेकिन उससे भी कम यहाँ पे खर्च किया जा रहा था। लेकिन इस शिक्षा नीति में शिक्षा पर संपूर्ण GDP का 6% खर्च किया जाएगा। 6% मतलब ये बहुत बड़ा, मतलब स्विट्ज़रलैंड जैसे देश जो है, आज फिनलैंड जैसे देश जो है वो 6% खर्च कर रहा है। अभी तक तो अमेरिका भी 6% खर्च नहीं कर रहा है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, इन देशों की शिक्षा नीति, जो स्वीडन हो गया, इन देशों की शिक्षा बहुत बेहतर है हमारे से, और वो लोग 6% अपने GDP का खर्च कर रहे हैं। तो अब हमारी शिक्षा पर भी हम लोग GDP का 6% खर्च करेंगे। बैग का बोझ कम किया जाएगा। स्थानीय, क्षेत्रीय और मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है 5th तक की, वो हमारी 5th या 8th अभी फिक्स नहीं किया गया। 5th तक तो कंपलसरी है, चाहे तो 8th तक भी कर सकते हैं, मातृभाषा में दिया जाएगा। लेकिन मतलब हुआ कि जो शुरू की पढ़ाई है वो बच्चों को उनकी क्षेत्रीय भाषा जो भी है उसी में दी जाएगी। उन पर एक स्पेशल बोझ नहीं लादा जाएगा कि वो घर में कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, स्कूल में जाके कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनको सीखने में बहुत दिक्कत आती है। जो इसलिए जो शुरू की
जो 5वीं तक की कक्षा तक या फिर 8वीं तक की कक्षा तक जो शिक्षण होगा वो मातृभाषा में दिया जाएगा। छात्रों हेतु स्ट्रीम। अब छात्रों को विशेषतया माध्यमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प और व्यावसायिक कौशल के विषयों सहित अध्ययन करने हेतु विषयों को सही से पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ पे ये है, एक लाइन और पढ़ लेते हैं। विज्ञान, मानविकी और गणित के अलावा शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प कला जैसे व्यावसायिक कौशल विषय पूरे स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। पहले दोस्तों ये होता था कि हम जैसे 11वीं में जाते थे, हमें एक स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती थी कि हम लोग आर्ट्स ले रहे हैं, हम लोग कॉमर्स ले रहे हैं, हम लोग साइंस ले रहे हैं। लेकिन अब वो स्ट्रीम व्यवस्था ख़त्म करके अगर एक बच्चा एक तरफ इतिहास लेना चाहता है, दूसरी तरफ वो फिज़िक्स भी पढ़ना चाहता है और तीसरी तरफ वो बायोलॉजी भी पढ़ना चाहता है, तो वो तीनों सब्जेक्ट एक साथ ले सकता है। जी हाँ, तीनों सब्जेक्ट वो एक साथ ले सकता है। ये जो स्ट्रीम व्यवस्था है वो ख़त्म कर दी गई है। अब ऐसा कोई भी नहीं होगा कि हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। राजनीति विज्ञान पढ़ने वाला विषय बच्चा बायोलॉजी भी पढ़ सकता है, ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है और केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है ना। तो वो स्ट्रीम व्यवस्था यहाँ पे ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि शिक्षा भी दी जाएगी, कला भी सिखाई जाएगी, व्यावसायिक कौशल भी सिखाया जाएगा, वही सब। इसके अलावा बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य मतलब मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ भोजन और नियमित स्वास्थ्य जांच के माध्यम से संबोधित किया जाएगा और उन्हें स्वास्थ्य कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। दोस्तों, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर भी नई शिक्षा नीति में बात की गई और स्वास्थ्य में मुख्यतः उनका मानसिक स्वास्थ्य आएगा कि बच्चों को किसी भी प्रकार से कोई टॉर्चर नहीं किया जाए। स्कूल का वातावरण उन्हें बिल्कुल ऐसा लगे, एकदम फ्रेंडली नेचर। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनकी नियमित स्वास्थ्य की जांच भी की जाएगी और स्वास्थ्य और पोषण से रिलेटेड उनको गाइडेंस भी दिया जाएगा और मिड डे मील जैसी व्यवस्था को और स्ट्रॉन्गली तरीके से लागू किया जाएगा। और फिर उन्हें हर एक बच्चे को स्वास्थ्य कार्ड भी वितरित किया जाएगा कि उसका भौतिक और मानसिक स्वास्थ्य फिलहाल कैसा है। ऐप और टीवी चैनल के माध्यम से पढ़ाई। देखो दोस्तों, ना सिर्फ इसमें स्कूली शिक्षा बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी इस नीति में व्यवस्था की गई है कि प्रौढ़ शिक्षा हेतु गुणवत्तापूर्ण आधारित विकल्प जैसे ऐप, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, उपग्रह आधारित टीवी चैनल, ऑनलाइन किताबें और आईसीटी से सुसज्जित पुस्तकालय और वयस्क शिक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। जो बुजुर्ग मतलब प्रौढ़ लोग हैं जो शिक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए दोस्तों एक तो ऐप्स बनाई जाएंगी अलग से उनको सिखाने के लिए, दूसरा ऑनलाइन स्टडी उनको करवाई जाएगी और तीसरा उनके लिए टीवी चैनल्स भी ऐसे बनाए जाएंगे जहां उनको पढ़ाया जा सके। इसके अलावा उनको आईसीटी से सुसज्जित पुस्तकालय मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पुस्तकालय भी उनको मिलेंगे जहाँ पे उनको विशेष प्रकार की पुस्तकें मिलेगी। और वयस्क शिक्षा केंद्र भी हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खोले जाएंगे जिससे प्रौढ़ शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा सके। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों हेतु प्रारंभिक शिक्षा बाल वाटिका प्रारंभ, है ना। मतलब 5 वर्ष से कम बच्चों को ऐसे कहा गया है इसमें कि 3 साल से कम के बच्चों को तो स्कूल ही नहीं आना पड़ेगा, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र हो गए, है ना। ऐसे केंद्र उनके लिए और ज़्यादा स्थापित किए जाएंगे और वहाँ पे कोई बैग नहीं होगा। 8वीं तक मतलब 5वीं तक तो कोई एग्ज़ाम भी नहीं होगी, है ना। और ऐसे ही बाल वाटिका प्रारंभ किया जाएगा, उनको खेल खेल में ज्ञान दिया जाएगा, है ना कि किताबों के द्वारा। कक्षा 6 से शिक्षा प्राप्त करने हेतु कोडिंग सिखाई जाएगी। कोडिंग व्यवस्था जो होती है दोस्तों, आजकल डाटाबेस और टेक्नोलॉजी आधारित समाज है, तो कोडिंग व्यवस्था 6 से ही शुरू कर दी जाएगी। छात्रों हेतु 360 डिग्री समग्र रिपोर्ट कार्ड दिए जाएंगे। रिपोर्ट कार्ड जो होंगे वो 360 डिग्री का मतलब है कि ना केवल उनकी स्टडी से रिलेटेड रिपोर्ट कार्ड होंगे, उसमें उनका स्किल डेवलपमेंट भी होगा, कौशल विकास भी होगा, व्यावसायिक ज्ञान की रिपोर्ट भी होगी, है ना, स्वास्थ्य की रिपोर्ट भी होगी, पोषण की रिपोर्ट भी होगी और मानसिक स्वास्थ्य की रिपोर्ट भी होगी। मतलब होगा ये कि 360 डिग्री मतलब कि जो रिपोर्ट कार्ड हमारा आएगा उसमें बच्चे के हर एक पहलू पर जांच की जाएगी और हर एक पहलू का वर्णन उसमें किया जाएगा, मतलब रिपोर्ट उसमें की जाएगी ताकि माता पिता और शिक्षकों दोनों को पता चल सके कि बच्चा किस क्षेत्र में कमज़ोर है। आम प्रवेश परीक्षा हेतु नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी। जैसे कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु एक ही होगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो सभी प्रकार के टेस्ट वो करवाएगी, है ना। तो ये थी दोस्तों हमारी बेसिक शिक्षा नीति। एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखना भूल गई दोस्तों कि ये हमारी तीसरी शिक्षा नीति है ना। जो हमारी पहली शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी, दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में और तीसरी जो शिक्षा नीति आई है हमारी वो आई है 2020 में।
तो जो 1968 में हमारी शिक्षा नीति आई थी वो आई थी इंदिरा गांधी के काल में, और जो 1986 में हमारी शिक्षा नीति आई थी वो आई थी राजीव गांधी के काल में। और अब 34 साल बाद है ना 2020 में हमारी शिक्षा नीति आई है, वो आपको पता ही है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के काल में आई है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि इससे पहले हमारी कौन सी शिक्षा नीति आई थी। बस ये है कि जो 1968 में शिक्षा नीति आई थी उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है। जो राजीव गांधी जी के काल में 86 में शिक्षा नीति आई थी उसमें तो क्या हुआ था कि जो 68 की शिक्षा नीति थी उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, है ना। वो कोठारी कमीशन के आधार पर वो शिक्षा नीति दी गई थी, और कोठारी जी के मतलब अनुशंसा पर। लेकिन जो अनुशंसा कोठारी जी ने की थी उनकी पूरी अनुशंसाएं मानी भी नहीं गई थी, है ना। तो मतलब जो 68 की शिक्षा नीति थी उसमें सिर्फ कुछ सुधार किए गए थे 86 वाली शिक्षा नीति में, है ना। बाकी वैसे सेम ही थी। जो ये जो शिक्षा नीति है वो पूरी तरह से बदली हुई है ना, पूरी तरह से बिल्कुल नई शिक्षा नीति है। तो ये हमारी शिक्षा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास करेगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे हमें लोग एक और लेक्चर लेके आएंगे जो हमें मतलब इस पूरी शिक्षा नीति का डिटेल में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।